when it falls away. हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक की। आइए देखते हैं किस प्रकार निकलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम बात कर रहे हैं कि हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। किस प्रकार बनता है वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहाँ पर हम दो विपरीत आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? दो विपरीत आवेश। एक ले लिया हमने धनावेश और एक ले लिया हमने ऋणावेश। ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से L दूरी पर एक आवेश स्थित है और L दूरी पर ही दूसरा आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी होगी, यानी कि दो ध्रुव की लंबाई कितनी होगी? 2L होगी। इसे हम दो ध्रुव लंबाई कहेंगे। इसके केंद्र को हमने मान लिया O। क्या मान लिया? O मान लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है। किस स्थिति में निकालना है? निरक्षीय में। जब हम अक्षीय स्थिति में निकालने की बात कर रहे थे तो हमने अक्ष पर, जिस अक्ष पर दोनों आवेश स्थित हैं, उसी अक्ष पर एक बिंदु मान लिया था P। उस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। हम बात कर रहे हैं कि हमें निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो हम बिंदु को निरक्षीय स्थिति मानेंगे। मतलब अक्ष के अलावा बिंदु कहीं भी स्थित होगा तो वो उसकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो हम बिंदु को बिल्कुल दो ध्रुव के केंद्र पर मानेंगे। मान लिया कि दो ध्रुव के केंद्र से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर कोई एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। मान लिया कि जो धनावेश है वो बिंदु A पे रखा हुआ है और ऋणावेश है बिंदु B पे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अब ये आपका बिंदु B इस प्रकार बना लें। ये बिंदु B, ये ऋणावेश। जब A को और B को हम बिंदु P से मिलाएंगे तो हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। हम बिंदु A को और बिंदु B को बिंदु P से मिलाएंगे तो हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक बराबर ना हो। त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं, तभी तो त्रिभुज कहते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि इस बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं धनावेश के कारण। हम देखेंगे किस प्रकार निकलेगी। धनावेश के कारण, धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लें हम? मान लिया हमने कि E1 लग रही है। कितनी लग रही है? E1। तो सूत्र क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP का वर्ग। आवेश से लेके दूरी तक का वर्ग रखना है। आवेश से लेके जो बिंदु है उतनी जितनी दूरी है उसका वर्ग रखना है ना। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा धनावेश के कारण। अब समान प्रकार से निकालेंगे हम ऋणावेश के कारण। इसी प्रकार ऋणावेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धनावेश के कारण मान लिया हमने कि E1 लग रही है, तो ऋणावेश के कारण क्या मान लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है E2। तो हमारे पास सूत्र क्या आता है, 1/4 पाई ε0 Q/PV²। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब हमारे पास धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। पिछले लेक्चर में तो हम जब परिणामी तीव्रता निकाल रहे थे तो हम देख रहे थे कि हमारे पास ये मान लिया बिंदु P है, एक दिशा में लग रही थी E1 और दूसरी दिशा में उसके विपरीत दिशा में लग रही थी E2। जब हम परिणामी तीव्रता निकालने गए थे तो हमने क्या करा था, E बराबर E1 माइनस E2 करा था, क्योंकि E1 बड़ा था E2 से। तो जहाँ पर हम ज़्यादा में से कम को घटाकर परिणामी तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपकी सदिश राशि है और सदिश जो विपरीत सदिश है तो आपस में घट जाते हैं। लेकिन जहाँ पे क्या है, बिंदु हमारा अक्ष पर स्थित नहीं है, बिंदु जो है वो दो ध्रुव के बिल्कुल केंद्र पर स्थित है और इसको हम दूरी मान ले रहे हैं कि दो ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। कितनी मान ली दूरी हमने, r दूरी पर स्थित है। अब हम देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या निकल कर आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें यहाँ पर E1 और E2 को घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। घटक हमने लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं कि जब भी किसी सदिश को घटकों में वियोजित करते हैं 2 प्रकार के घटक बनते हैं। एक बनता है आपका क्षैतिज घटक और एक बनता है ऊर्ध्वाधर घटक। कौन कौन सा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटकों में वियोजित करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको वियोजित कर सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। तो मान लिया कि ये जो कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है और ये भी थीटा बन रहा है। थीटा दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं बराबर। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो लगेगी ऊर्ध्वाधर, बाहर की ओर, सॉरी ऊर्ध्वाधर नहीं, बाहर की ओर लगेगी, क्योंकि ये धनावेश है और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कोई परीक्षण या एकांक धनावेश रखा हुआ है तो वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है। और ऋणावेश के कारण लगेगी वो ऋणावेश की ओर लगेगी। तो ये मान ले रहे हैं हम कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है हमारी E1 बाहर की तरफ और जो E2 लग रही है वो लग रही है ऋणावेश की ओर। कैसी लग रही है, ऋणावेश की ओर। और जो कोण जो माने हुए हैं हमने वो मान लिए हमने थीटा। क्या मान लिए, थीटा कोण मान लिए हमने। अब हम बात करते हैं कि ऐसे घटकों में किस प्रकार वियोजित करेंगे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। तो हम देखेंगे कि जो परिणामी तीव्रता यहाँ पर E1 लग रही है और ये E2 है, तो इसे हम 2 प्रकार के घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसे इस प्रकार से जब घटकों में वियोजित किया जाएगा, ये होगा आपका ऊर्ध्वाधर और ये होगा क्षैतिज। अब ये कोण कितने हैं, थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। एक सीध में संगत कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इसे E1 को हम 2 घटकों में वियोजित करें, ये हमारे पास E1 है परिणामी, इसे हम 2 घटकों में वियोजित करेंगे तो कौन कौन से घटकों में वियोजित कर पाएंगे। एक रहेगा क्षैतिज घटक जिसके साथ कोण बना रहा होता है, वो आता है आपका कॉस थीटा। तो जहाँ पर पहला क्या आएगा, E1 कॉस थीटा। तो जो पहला घटक है आपका वो है आपका E1 कॉस थीटा और दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर घटक है जो रहेगा E1 साइन थीटा। तो अभी केवल हमने E1 को 2 घटकों में वियोजित किया है। एक है आपका क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा और दूसरा है आपका E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। हम देखते थे कि कभी भी हमें परिणामी निकालना होता है तो ये हमारा परिणामी आता था R। अगर कोण इस प्रकार बन रहा है तो ये क्षैतिज घटक आता था कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर आता था साइन थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, E1 को 2 घटकों में वियोजित किया है हमने। एक आ रहा है हमारा E1 कॉस थीटा और दूसरा आ रहा है E1 साइन थीटा। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि E2 को भी हम इस प्रकार वियोजित कर सकते हैं।
ये हमारा E2 है, इसको भी हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। अगर E2 को हम परिणामी माने यहाँ पर, तो पहला घटक आएगा आपका क्षैतिज घटक ही आएगा, वो भी इसी दिशा में लगेगा, उसे कहेंगे हम E2 cos थीटा। क्या कहेंगे? E2 cos थीटा। और जो दूसरा घटक आएगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगेगा, जिसे हम कहेंगे E2 sin थीटा। क्या कहेंगे? E2 sin थीटा। यहाँ पे दिखेगा नहीं, अलग लिख लो, E2 sin थीटा। तो इसे हम दो घटकों में विभाजित कर पा रहे हैं। E1 को भी दो घटकों में विभाजित किया और E2 को भी दो घटकों में विभाजित किया, एक क्षैतिज घटक और एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक। आइए दोबारा देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। हमारे पास E1 और E2 जो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों आवेश के कारण हमने मानी हुई है। अब E1 का अगर हम परिणामी निकालते हैं तो इसे दो घटकों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका E1 sin थीटा, दूसरा होता है E1 cos थीटा। और जब E2 का हम परिणामी निकालते हैं तो इसे भी फिर दो घटकों में विभाजित करते हैं। एक होता है E2 cos थीटा क्षैतिज घटक, और एक होता है आपका E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। इसे इस तरीके से समझ लिएगा, नहीं समझ में आ रहा। मान लिया हमारे पास कि ये बिंदु P था, ये बिंदु P था। बिंदु P पे धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है ऊपर की तरफ, और ये ऋणावेश की ओर लग रही है E2 दूसरे आवेश के कारण। अब ऐसे हम घटकों में जब विभाजित करेंगे तो इस प्रकार से हम देखें तो जो क्षैतिज घटक आएगा हमारे पास, ये आएगा cos, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो कौन सा आएगा? sin आएगा। तो पहले को हमने जब E1 माना तो इसके कारण आ गया हमारे पास E1 cos थीटा, आया कि नहीं आया? और ऊर्ध्वाधर घटक आ गया जब ये कोण थीटा है अगर, तो E1 sin थीटा आ गया। उस चित्र में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अलग से चित्र बनाकर देख सकते हैं। तो अब ये तो हमारा हो गया E1 को दो घटकों में विभाजित कर लिया, cos थीटा और sin थीटा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिर ये वाला जो कोण है ये भी थीटा बनेगा, देख पा रहे हैं? अब हम देखें कि ये वाला कोण भी अगर थीटा बनेगा तो फिर से हम इसे दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इसको E2 माने तो इसी दिशा में कार्यरत होगा आपका E2 cos थीटा, और इसके विपरीत दिशा में इसका ऊर्ध्वाधर घटक जाएगा E2 sin थीटा। चूँकि इसका परिणामी इस तरफ आ रहा था तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर है, इसका परिणामी इस तरफ आ रहा है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर है। तो इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता को ऐसे आगे लिख सकते हैं हम। देखिए, विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से घटकों में वियोजित करेंगे? एक होगा क्षैतिज घटक और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो पहले लिखेंगे हम, देखिए, क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, दो क्षैतिज घटक निकल कर आ रहे हैं। और अगला है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या निकल कर आ रहा है? साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। वेरी गुड। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा। तो दो घटकों में हमने इसको वियोजित किया। अब
बात निकल कर आती है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है वो समान परिमाण के हैं, किंतु समान परिमाण के क्यों हैं? क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश रहते हैं वो समान परिमाण के हैं और जहाँ पर दोनों आवेश एक दूसरे से बराबर दूरी पर रखे हुए हैं। हम कैसे कह पा रहे हैं कि बराबर दूरी पे हैं? कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है वह बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य है कि जहाँ पर दोनों भुजाएं जो रहेंगी, चाहे हम AP की बात करें चाहे हम PB की बात करें, वो बराबर रहेंगी। जब बराबर दूरी पे बिंदु स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बराबर होगा, मतलब आपस में समान होगा। अब जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है वो समान परिमाण के तो होंगे किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अतः विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे। इनका जो परिणामी यहाँ पर एक दूसरे को निरस्त करेगा। अब अगला आएगा हमारे पास क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। चाहे हम धनावेश के कारण बात करें या हम ऋणावेश के कारण बात करें, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है वो एक ही दिशा में कार्यरत है। अतः जो समान परिमाण के तो हैं लेकिन एक ही दिशा में कार्यरत होने के कारण आपस में परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास जो परिणामी तीव्रता निकल कर आएगी वह क्षैतिज घटक के कारण आएगी, यानी कि cos थीटा के कारण आएगी, ना कि साइन थीटा की। समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं, हम इस चीज़ को लिख भी लेंगे थ्योरी में, जरूरी है लिखना थ्योरी। यहाँ E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा समान परिमाण व विपरीत दिशा। क्या आ रहा है हमारे पास? E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा समान परिमाण व विपरीत दिशा में, या कह सकते हैं एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे। क्या करेंगे? निरस्त करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं। और जो आपका क्षैतिज घटक है, जहाँ देखेंगे हम, वह क्षैतिज घटक अगले पैरा से लिख लेंगे। क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा समान परिमाण के तो हैं, एक ही रेखा व एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में कार्यरत होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास था। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हमने देखा कि जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा थे वो एक ही रेखा में कार्यरत होने के कारण और विपरीत दिशा में कार्यरत होने के कारण आपस में निरस्त हो गए। और हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो निकल कर आई क्षैतिज घटक के कारण, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण, जो कि आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि ये एक ही दिशा में कार्यरत हैं। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
परिणामी तीव्रता क्या निकल कर आएगी, ई मान लेते हैं कि ई आ रही है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है परिणामी, वह केवल क्षैतिज घटक के कारण आ रही है, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं आ रही है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं वो आपस में निरस्त हो गए हैं क्योंकि वो विपरीत दिशा में कार्यरत थे, और क्षैतिज घटक जो है वो एक ही दिशा में कार्यरत होने के कारण आपस में जुड़ रहे हैं, परस्पर आपस में जुड़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि E1 जो है वो E2 के बराबर है। ऐसा क्यों? जहाँ हम चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है वह समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि हमने जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु माना है, ये वैद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ धनावेश से और ऋणावेश से बिंदु P की दूरी बराबर है। जब बराबर दूरी पर हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह भी आपस में बराबर होगी। तो E1 बराबर होगा E2 के, क्योंकि AP बराबर है PV के। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अब हम देखेंगे कि हमारा E1 जो है वो E2 के बराबर है, तो हमारे पास आएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। जहाँ E1 बराबर है E2 के, तो E2 की जगह पर हम E1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर एक E1 cos थीटा और एक E1 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, और इसको हम दे देंगे समीकरण 3। क्या दे देंगे, समीकरण 3। समझ पा रहे हैं? जब आपस में E1 और E2 क्या थे, बराबर थे, ठीक है, तो हमने इस E2 की जगह पर भी क्या लिख दिया, E1 लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एक E1 cos थीटा और एक E1 cos थीटा कितना हो गया, 2E1 cos थीटा। अब हम देखते हैं आगे, समकोण त्रिभुज, चित्र में देखिए जरा, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये बिंदु P है, ये O है, तो OPA ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर हम OPB भी ले सकते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है। कोई सा भी त्रिभुज ले, हमारा मान वही निकल कर आएगा जो हम निकालना चाहते हैं। देखें हम जरा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब इस वाले चित्र में हम देखें तो हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास आ रहा है AP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP का वर्ग लिख दिया, यानी कर्ण का वर्ग। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, आती है सबको, नहीं भी आती है तो अभी बोल दिए तो आ जानी चाहिए, है ना। तो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग क्या आएगा हमारे पास, AP आएगा। अब हमारे पास लंब का वर्ग क्या, लंब क्या है, जहाँ पे लंब मतलब जिस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, किस पे बन रहा है, OP पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OP का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है अपना, OA क्या है, आधार, तो हमने यहाँ पर OA का वर्ग लिखा। अब हमारे पास OP कितना माना हुआ है हमने, AP का तो हमें मान ही निकालना है, तो अभी इसमें तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन OP कितना माना हुआ है, R, तो R का वर्ग हो जाएगा प्लस L का वर्ग हो जाएगा। तो जब हम AP का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, AP बराबर √ R का वर्ग धन L का वर्ग निकल कर आएगा। वर्ग है उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, AP बराबर √ R का वर्ग धन L का वर्ग। तो ये तो हमारे पास AP का मान आ गया, इसको आप लिख सकते हो। AP का कितना मान आया, R का वर्ग धन L का वर्ग।
इस तरफ भी अगर हम मान निकालेंगे, आप निकाल के देख सकते हो, OPB में भी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो हमारे पास यही मान निकल कर आएगा, r का वर्ग धन l का वर्ग, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास AP का मान आया हुआ है √r² प्लस l²। अब हम पुनः लेंगे समकोण त्रिभुज OPA में, फिर से उसी त्रिभुज में लेंगे तो हम देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज OPA में। अब हमें यहाँ पर cos थीटा का मान निकालना है। किस चीज़ का मान निकालना है? cos थीटा का मान निकालना है, क्योंकि हमारी जो परिणामी तीव्रता आ रही है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, वह cos थीटा के कारण आ रही है। तो जिस चित्र में इस समकोण त्रिभुज में हम थीटा लगाकर cos थीटा का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, जानते हैं सभी, आधार बटे कर्ण लिख दिया, लो नहीं जानते तो देखो। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, OA, तो हम इसको लिख पाएंगे OA बटे AP, लिख पाएंगे आधार बटे कर्ण। बताओ, चित्र से लेना आप, cos थीटा बराबर हमारे पास OA कितना है, चित्र में देखना, OA है हमारे पास L, कितना है L, तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें L, और AP का मान हमने कितना निकाला हुआ है, अभी कितना निकाला है, √r² प्लस l²। तो ये हमारे पास cos थीटा का मान आ गया और हमारे पास AP का मान भी आ गया। अब इन मानों को हम रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 में हम समीकरण 1 से E1 का मान रखेंगे और यहाँ पर cos थीटा का मान रखेंगे। इससे पहले आप इतना नोट कीजिए। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर समीकरण 3 से निकल कर आया है E बराबर 2E1 cos थीटा। अभी हमने cos थीटा का मान भी निकाला हुआ है और यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 में E1 का मान भी है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 में समस्त मानों को रखने पर, समस्त मानों को रखने पर क्या आएगा हमारे पास, निकल कर देखना जरा। ये हमारे पास है E बराबर 2, तो ऐसा कैसा लिखा रहने दें। अब समीकरण 1 में हमारे पास E1 का मान क्या आया हुआ था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP का वर्ग, ये निकल कर आया था। और अब हमारे पास अभी cos थीटा का मान क्या निकल कर आया है, L बटे √r का वर्ग धन L का वर्ग निकल कर आया है। और हमने यहाँ पर अभी इसके पहले AP का मान भी निकाला हुआ है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, AP का मान भी रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E बराबर, इसको जमा के लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख लेंगे अपन Q × 2L, और यहाँ पर हम AP का मान रखेंगे। तो हमारे पास AP का क्या मान आया हुआ है, R का वर्ग धन L का वर्ग, और इसका रूट के ऊपर यहाँ पे वर्ग चढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास AP का वर्ग है और साथ में लिखा हुआ है हमारे पास √r का वर्ग धन L का वर्ग, ये लिखा हुआ है, जहाँ पर हमने 2 को, Q को और L को गुणा करके लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक सूत्र बन गया है, ये बन गया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं P, इतने पूरे को P लिख सकते हैं, और बटे में आएगा हमारे पास R का वर्ग धन L का वर्ग, और साथ में आएगा R का वर्ग धन L का वर्ग, और यहाँ पर लिखेंगे हम घात 1/2। क्या लिखेंगे,
आर का वर्ग धन एल का वर्ग की घात 1/2। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस वाले इसमें देखो आप स्टेप में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल चढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा रहता है कि अंडर रूट एक्स, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स की घात 1/2। किसी भी के ऊपर अगर वर्गमूल लगा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है, तो उसकी घात कितनी होती है? 1/2 होती है। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा और यहाँ पर हमारे पास वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आधार समान है, यहाँ पर आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसकी घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो घात कितनी हो गई? 1, और इस पर कितनी है? 1/2। तो आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमारे पास निकल कर आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे देखेंगे हम P इधर कितना आ जाएगा? R का वर्ग धन L का वर्ग और घात कितनी हो जाएगी? 3/2। कैसे हो जाएगी कि जहाँ पर घात कितनी है? 1, और जहाँ पर इसकी घात कितनी? आधी। तो 1 और आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.5, यानी कि 3/2। देखें यहाँ कैसे होगा? 1 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं लघुत्तम कितना आएगा? 2, 1 + 2 और ये 3/2। इस तरीके से ये घात कितनी हो जाएगी? 3/2। हम देखेंगे आगे कि हमने देखा था पिछले डेरिवेशन में भी कि R जो है काफ़ी बड़ा है L से, अतः L² को हम नगण्य मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? L² को नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास आएगा L² को नगण्य मानने पर आ जाएगा, देखिए क्या आएगा। जहाँ से हम अगर L² को नगण्य माने तो हमारे पास E का मान क्या निकल कर आता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R की घात 2 और यहाँ पर 3/2, क्योंकि L² को तो अपने नगण्य मान लिया। तो जहाँ से 2 से 2 कटेगा तो हमारे पास E बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R की घात 3। तो जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल कर आता है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आइए फिर से देखते हैं। हमारे पास समीकरण 3 था, हमने देखा था समीकरण 3 क्या था हमारे पास? E बराबर 2E cos थीटा। समीकरण 3 में हमने क्या करा? समस्त मानों को रखा, E1 की जगह E1 का मान रखा और cos थीटा की जगह पर cos थीटा का मान रखा। E1 का मान हमारे पास समीकरण 1 में क्या निकल कर आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP का वर्ग। यहाँ पर AP का मान भी हमने निकाला हुआ है। अभी AP का मान क्या निकाला था? √R² प्लस L²। यहाँ पे AP का वर्ग है तो हमने इसका भी वर्ग लिखा और cos थीटा की जगह पे रख दिया क्या लिखा हमने? L/√R² प्लस L²। तो हमारे पास ये निकल कर आया। अब हमने देखा कि जहाँ पर ये वर्ग है और ये वर्गमूल है तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर √R² प्लस L² को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर R² प्लस L² की घात 1/2 लिखा जा सकता है। आधार समान होने पे दोनों घातें जुड़ गई तो कितना हो गया हमारे पास? घात कितनी निकल कर आई? 3/2। यहाँ पर हम अगर L² को नगण्य मानेंगे, क्योंकि L बहुत छोटा होता है ना, तो जहाँ पर L² को जब नगण्य मानेंगे तो हमारे पास सूत्र निकल कर आता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R की घात 3। तो ये था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखते हैं यहाँ पर हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देखा था कि E बराबर निकल के आ रहा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की घात 3। तो जो आपका अक्षीय स्थिति था उसमें कितना आ रहा था? 2P आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो निरक्षीय स्थिति की दोगुनी होती है। ठीक है, धन्यवाद।